हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रैपिड फायर राउंड और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस ऑफ द टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के हमारे 3 लेक्चर हुए हैं और तीनों लेक्चर के बेस पे जो भी बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, मतलब कि जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में, वो सारा कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मतलब जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें से जाके उसको आप जो है डाउनलोड करके पहले सॉल्व भी कर सकते हो, अगर आपको पहले सॉल्व करने की इच्छा हो तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 1 बाय 1 आएगा। पहले आपको उसको पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद ही उसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है। इसी प्रोसीजर से आपको पूरा लेक्चर फॉलो करना है। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन है इसका जो पीडीएफ है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें से जाके उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो ये क्वेश्चंस। ओके, पहले ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई कर लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस breaks into 2 nuclei which moves away with velocity in the ratio 8:27, the ratio of radius। मतलब वेलोसिटी का रेशियो देख के हमको रेडियस पूछा है। ठीक है, मैंने अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आए हैं। तो क्वेश्चन जो है एक बार देख लिया करो किस तरह से किया जाता है। तो कैसे रेडियस और वेलोसिटी में रिलेशन कैसे निकालते हैं। एक तो मान लो यहाँ पे कोई एक्स न्यूक्लियाई है, मान लो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, मान लो एक वाई में ब्रेक हो गया, एक जेड में ब्रेक हो गया। हम बोलते थे कि इनिशियल जो मोमेंटम है 0 होगा, उसी हिसाब से जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी 0 होगा मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से। तो कैसे लिखते थे हम, 0 इक्वल टू, मान लो इसका मोमेंटम है पी वाई, इसका मोमेंटम पी जेड। ये जो स्टार्टिंग में तो रेस्ट फेज है ना, तो 0 होगा। ठीक है, पी वाई प्लस पी जेड। और इसके ऊपर से हम लिखते थे इसका जो मास होगा, मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई इक्वल टू मास ऑफ जेड इंटू वेलोसिटी ऑफ जेड। इस तरह हम लिखते थे। ठीक है, मास मोमेंटम कंजर्वेशन से इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये तो क्या है, मास और वेलोसिटी में रिलेशन आया। ठीक है, अगर इसको 1 और 2 मान दो, मान लो ये 1 है, इसको अगर 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, ये 1 है ये 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, P1 प्लस P2, क्योंकि जेड वाई जेड में कन्फ्यूज मत हो। तो हो जाएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो मोमेंटम 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है। अब जैसे ही 2 पार्ट में ब्रेक हुआ तो जो भी मतलब मास डिफेक्ट आया, मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो गया, एक इस तरफ भागा इस तरफ भागा, ओवरऑल जो नेट मोमेंटम फाइनल होगा वो भी 0 होगा। उसके ऊपर से हम ये लिख सकते हैं। लेकिन पूछा है क्वेश्चन किस रेडियस का रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। फॉर्मूला क्या है कि R इक्वल टू R नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3 है ना। R इक्वल टू R नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3। R नॉट तो कांस्टेंट था, मतलब जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू 1/3 है। इसमें ए क्या होता है, ए मास नंबर ही तो होता है। यहाँ पर ये जो मास है ना, वही मास यहाँ पे होता है, मास नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, ए मास नंबर ही तो होता है। तो इसको आप डायरेक्टली इससे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मास ही तो होता है, M रेज़ टू 1/3। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं M1/M2 का रेशियो निकालूँ, M1/M2, तो क्या आ रहा है, V2/V1 आ रहा है। ठीक है, देखो M1/M2 करूँगा तो V2/V1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब मैं R1/R2 करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरा, M1/M2 रेज़ टू 1/3। ठीक है, इस तरह से। और जो M1/M2 उसकी जगह पर V2/V1 लिख सकता हूँ। तो यही फॉर्मूले को इस तरह लिख सकता हूँ मैं कि R1/R2 इज इक्वल टू V2/V1 रेज़ टू 1/3। बस सिंपली आप इधर याद रख सकते हो कि जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है और मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस है। उसके ऊपर से आप ये सब कहानी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियस मूव्स अवे विद द वेलोसिटी 8:27। मतलब हमको V1/V2 का रेशियो दिया है हमको। ठीक है, एक V1 है जो कि 8:27 और हमको R1/R2 पूछा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। तो हम V1/V2 दिया है, हमें V2/V1 है, तो उसकी जगह वैल्यू पुट करो। तो V2/V1 क्या हो जाएगा, 27/8। ठीक है, उल्टा 27/8 रेज़ टू 1/3। तो यहाँ पे R1/R2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 3/2, मतलब 3:2। ठीक है, समझ में। ये इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाता है। ये हमने कैसे निकाला, मोमेंटम कंजर्वेशन से। और ये हमने जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला वो सब डिराइव करे थे रेडियस का, तो हमने ये फॉर्मूला भी देखा था। तो उसके ऊपर से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप जो है इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलो होप करता हूँ आपने क्वेश्चन देखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में तो आ गया ना कैसे किया जाता है क्वेश्चन।
जैसे कोई भी क्वेश्चन है आप उसको दूसरी बार कर सकते हो। अब हम क्या जितने भी क्वेश्चन लेंगे सब में जो है कॉन्सेप्ट को अलग अलग कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिससे क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट को और भी हो जाए और सब कुछ आपका रिवाइज भी हो जाए। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, रेडियस दिया है। ठीक है, इसके अंदर द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस फर्मी, देन द रेडियस ऑफ दिस। हमको ठीक है 2 एलिमेंट दिया है। एक तो एलिमेंट कौन सा दिया, एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 27, और दूसरा एलिमेंट दिया है हमको टेलोरियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 52 और ये जो है 125। और रेडियस पूछा है, देखो रेडियस दिया है और क्या और पूछा क्या है, देन द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस। अच्छा, मतलब हमको एक रिलेशन तो पता ही है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴, तो बस ये यूज़ कर सकते हो ना, क्योंकि A की वैल्यू दी है यहाँ पे, यही तो है अपना A, नीचे Z होता है ऊपर A होता है, A की वैल्यू दी है यहाँ पे R1/R2 रेज़ टू A1/A2 रेज़ टू 1/3, बस ये वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ख़त्म। R1 अच्छा क्या दिया है, द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6, मतलब R1 का एल्यूमिनियम वाला मान लो, तो R1 दिया है, R2 हमको ढूंढना है, इक्वल टू A1/A2, A1 कितना है अपना 27 और A2 कितना है अपना 125, उसका रेज़ टू 1/3, तो यहाँ पे 3.6 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू आ रहा है 3/5, है ना, इसका क्यूब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 3/5, बस अब मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, ये 3 1.2 से कैंसिल हो जाएगा, 1.25 से 6 आ जाएगा, तो R2 वैल्यू आ गई 6.0, ठीक है, फर्मी। तब ना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, बी ऑप्शन, ठीक है, 6 फर्मी इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो ये पहले लेक्चर में हमने जो फॉर्मूले देखे थे उसके बेस पे एक क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है, द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से पहले ट्राई करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन के मास डेंसिटी का न्यूक्लियाई का मास डेंसिटी पूछा है। अगर आपको याद हो ना पहले लेक्चर कि जब हमने मास डेंसिटी डिराइव किया था ना, तो मास डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर आ रहा था। अगर आपने लेक्चर देखा हो तो देखा है कि नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर आ रहा था, क्लियर है। कैसे हम डिराइव किए थे, हमको पता है जो रेडियस का फॉर्मूला है वो R0 इंटू A⁻⁴, और कैसे हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ रहा था, वो हमने लिखा था डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास, यहाँ पे ऊपर मास लिखते थे नीचे वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद कैसे लिखा था, मास की वैल्यू क्या होगी, मास इसका जो A हमने मास को A से लिखा, वॉल्यूम जो कि हो जाता था 4/3 पाई R3, तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट करते थे हम, तो वैल्यू आंसर क्या आता था देखो ध्यान से, A/4/3 पाई, R की जो वैल्यू है ना वो R0, R³ लिखूंगा तो R0³ इंटू A हो जाएगा, तो यहाँ पे R0³ इंटू A, ध्यान से A से A कैंसिल हो जाता है। मतलब जो डेंसिटी है ना वो एटॉमिक मास पर डिपेंड ही नहीं करता, और R0 तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है। मतलब चाहे कोई भी एलिमेंट हो, सबकी डेंसिटी क्या आती है, सेम आती है ऑलमोस्ट। हमने उसकी वैल्यू भी निकाली थी, अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती थी 10⁻17 kg/m³, अगर हमने लेक्चर देखा होगा तो कोई भी एलिमेंट हो ना उसकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट होती है, कितनी, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻17, बिकॉज से R0 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मास डेंसिटी। अब दो एलिमेंट का डेंसिटी लोगे, दोनों का सेम है, तो डेंसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, ऊपर भी 10⁻17 नीचे भी 10⁻17, क्योंकि मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा था, इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, होप्स आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा होगा किस तरह से इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कैसे उसको प्रोसीड करेंगे, ध्यान से देखो हमने ये कहानी मास डिफेक्ट वाला है। अगर आपको याद, हमने इस तरह से तराजू बनाया था, हमने बोला था जो अलग अलग होते हैं, जब मतलब जो अलग अलग मास मेजर करो, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड मास है न्यूक्लियस का, और एक साथ जब वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो डेफिनेटली ये जो मास है ये ज़्यादा आता था, ठीक है ना, ये जो भारी होता था ये थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, इसका वजन जो है कम आता है। हमने इस तरह से देखा भी था, आपको याद हो तो, ठीक है, इस तरह से आता था। ये क्या है, ये अलग अलग मेजर करें तो, जैसे कि यहाँ पे मान लो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, सबका अलग अलग मास मेजर करें
और हम पूरे का साथ में मेजर करें, मतलब न्यूक्लियस के अंदर दोनों में मास में डिफेक्ट आता है, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो इसका देखो पहला ऑप्शन क्या है, द रेस्ट मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, ये स्टेबल न्यूक्लियस है, इज लेस देन द सम ऑफ रेस्ट मास ऑफ द सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट है। ठीक है, इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होगा, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि बोला क्या है कि द रेस्ट मास स्टेबल न्यूक्लियस, ये अपना स्टेबल न्यूक्लियस है, इज लेस देन द मास ऑफ द सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स। अगर न्यूक्लियॉन्स सेपरेटेड हो तो उसका मास जो है डेफिनेटली, मतलब कि ये मास इससे कम आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। अब दूसरा बोला ज़्यादा है, तो बी तो गलत ही हो जाएगा। सी चेक करो, इन न्यूक्लियर फिजन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फ्यूजिंग टू न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, पार्टिकल ब्रेक होते हैं। ठीक है, दो फ्यूज नहीं होते। फ्यूजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। हम पता है न्यूक्लियर फिजन है, जैसे अल्फा डीके पढ़ लो, भी न्यूक्लियर फिजन ही तो है। तो अल्फा कोई पार्टिकल होता है जो कि दो, मतलब कि यहाँ पे कोई पार्टिकल होता है एक्स, जो कि वाई और अल्फा पार्टिकल में ब्रेक होता है। ठीक है, उसको फिजन रिएक्शन बोलते हैं। तो सी ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, फ्यूज नहीं होते वो। इन न्यूक्लियर फिजन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियस। हाँ, ये सही है। फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेक होना। तो दो न्यूक्लियस ब्रेक हो गए, मतलब एक न्यूक्लियस था स्टेबल होने के लिए ब्रेक हुआ, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिजन रिएक्शन। ठीक है, जो फ्यूज होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन, लेकिन फ्यूजन में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है इसके अंदर, डी ऑप्शन। ओके, होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम हीलियम इज दिस, देन द इन द रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज। देखो रिएक्शन क्या दिया है, क्वेश्चन कैसे पूछा है। तो प्रोटॉन दिया है प्लस 7/3 टाइम्स ऑफ लिथियम दिया है, सॉरी, और फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ हीलियम दिया है। एक बार देख लो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोटॉन है, लिथियम है, हीलियम। क्वेश्चन में क्या दिया है पता है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपको ये वैल्यू दिया है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर ये वैल्यू दिया है आपको। पर न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, ए होता है ना, इसकी वैल्यू दी है। किसके, लिथियम के लिए दिया है ये वैल्यू 5.60, लिथियम के लिए वैल्यू दिया है। ठीक है, लिथियम के लिए, और किसके लिए, दूसरे हीलियम के लिए कौन सा दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू दी है हमको 7.06। ठीक है, और पूछा है हमको कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की एनर्जी पूछा है हमको, मतलब या बोलो प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी पूछा है। ये दोनों को देके तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हो। मैंने आपको बताया था अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हो, उसके अंदर से आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो तो क्या करोगे, उसको मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी लिथियम की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम जो कि 5.60 इंटू उसका ए की वैल्यू क्या है, लिथियम की ए की वैल्यू क्या है 7 है, इंटू 7, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम हो जाएगी। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम क्या हो जाएगी 7.06 इंटू लिथियम का ए क्या है, लिथियम का ए है 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्रोटॉन को फाइंड करना हो तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट जो भी हो प्रोडक्ट में से माइनस कर दो, जैसे भी करना है आपको। कैसे लिखेंगे हम, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम। ठीक है, ये तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है ना। एक देखो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, एक हीलियम एटम की होती है, यहाँ पर 2 है, हमको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उसको, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ लिथियम कितना है, इसको मल्टीप्लाई करो 700 7 6 42, 4 बचा, 7 5 35 39 आ रहा है। ठीक है, 0 7 6 42, 4 7 5 35 39। ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम कितना आ रहा है 4 6 24, 4 0 0 2, 4 7 28, 4 7 28। हाँ ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस 39.20 इक्वल टू 20, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4 5। ठीक है, बस इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आ रहा है 56.48 माइनस 39.20, तो यहाँ से हो जाएगा 4, 16 में से 9 गया 7, 17.28 आ रहा है। हाँ, तो अपना बी ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
बी ऑप्शन, ऐसे निकाला जाता है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में उन लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे देते हैं, तो उसमें से अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो ना तो उसको आपको जो है मास नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। होप से समझ पड़ा होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दियो, उसमें से बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो तो आपको उसमें मास नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, इसको रफ कर दूँ यहाँ से। क्वेश्चन समझ तो आ गया ना। उसके बाद क्या किया हमने, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लिया, फिर उसके बाद तीनों एनर्जी को कंपेयर करके जितना इसका एनर्जी इक्वल टू एनर्जी करके हमने जो है अपना आंसर निकाला, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी की तरह का क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। 2 ड्यूट्रॉन्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। 2 ड्यूट्रॉन हैं। ड्यूट्रॉन मतलब पता है ना क्या होता है? ड्यूट्रॉन मतलब ये, जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है बिकॉज ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है और मास नंबर 2 होता है, ठीक है। इस तरह से ड्यूट्रॉन, तो 2 ड्यूट्रॉन है, ठीक है। एक और ड्यूट्रॉन ले लो इस तरह से, ये दोनों फ्यूज हो गए, मतलब दोनों फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, मिल गए, दोनों मिलके बना रहे हैं हीलियम, ठीक है। यही तो बोल रहे हैं। इसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ध्यान से देखो, ये देखो 2 2 4 हो गया, नीचे ही बैलेंस हो गया, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब और दिया क्या है, गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन, इसका हमको दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी वैल्यू हमको दी है 1.1, किसकी, ड्यूट्रॉन की। और हीलियम का दिया है क्या, हाँ हीलियम का दिया है 7.0। हीलियम का कितना दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, 7.0। तो इसका निकाल लो पहले, इसमें 2 है ना, तो इसको आपको जो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक ड्यूट्रॉन को निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.1 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा 2.2, ठीक है। लेकिन ऐसे 2 हैं तो 2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन हो जाएगा मेरा 4.4, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर, 2 है ना, 1 और 2, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 7.0 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4, तो जाएगा 28। बस दोनों एक दूसरे में से माइनस कर लो तो आप ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 माइनस 4.4 कितना आ जाएगा, 23.6। हाँ, तो इसका सी ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा, ठीक है, 23.6। तो सी ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देखो सारे जो है BY के क्वेश्चन है, सारे JEE मेंस के क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस क्या है, इसकी एनर्जी निकाली, इसकी एनर्जी निकाली, इसे माइनस कर दिया, डेल्टा ई मिल गया हमको, चेंज इन एनर्जी कितना है। ऐसे क्वेश्चन तो आ रहे हैं सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको डरना नहीं है। आप इसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। अगर आपने तीनों लेक्चर देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन इजीली बनेंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ फ्यूजन रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन दिया है हमको, ठीक है। यूरेनियम है 92-236, ब्रेक हो रहा है जेनॉन में, जो भी नाम है उसका, चलो कोई बात नहीं, हमको तो काम है सिर्फ उसके नंबर से, और प्लस स्ट्रोंशियम में 38 और 94 प्लस x प्लस 5, ठीक है, इस तरह से। और क्या बोला है, वेर x एंड y आर 2 पार्टिकल्स कंसिडरिंग दिस टू बी रेस्ट, मतलब इसकी जो मोमेंटम है वो 0 होगा इनिशियल, क्योंकि ये रेस्ट पर है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम KXE बोल रहे हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी KSR, ठीक है। और KX और KY की वैल्यू दी है हमको, KX की जो वैल्यू है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। KX और KY दोनों की वैल्यू जो है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमको दी है। अब क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, लेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस सबको दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना हम एक डायरेक्टली बन जाएगा, देखना, इसमें हमको इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंसिडरिंग डिफरेंट कंजर्वेशन लॉस द करेक्ट ऑप्शन आर इज एन आर, ठीक है, इज आर पूछा है हमको करेक्ट ऑप्शन, कैसे निकालेंगे इसको। इसकी काइनेटिक एनर्जी दी है, इसका हमको देखो नहीं दिया है दोनों का, लेकिन सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है। और पहली बात हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 236 है, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 140 प्लस 94, मतलब कि आ जा रहा है 234 आ रहा है, मतलब कि 2 बचा है ऊपर, है ना। देखो 236 यहाँ पे था, ऊपर बैलेंस होना चाहिए डेफिनेटली, एक यहाँ पे बनाएगा, एक यहाँ पे बनाएगा, ठीक है भाई, 2 होना चाहिए ना बैलेंस, और तो यहाँ पे एक बनाएगा, यहाँ पे एक बनाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन, उसमें ऊपर तो एक ही आएगा ना। देखो सारे ऑप्शन में क्या दिया है,
एक या तो एक्स न्यूट्रॉन होगा, या तो एक्स और वाई दोनों न्यूट्रॉन है, या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है। तो चाहे जो भी हो, मतलब 1 1 तो बैलेंस हो ही जाएगा, 2 तो किसी में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 आ जाए इसमें 0 आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 0 आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 2 किसका आएगा। चलो तो 1 1 बैलेंस करते हैं, नीचे वाला बैलेंस करते हैं। 92 है, ये 54 + 38 कितना होता है, 92 ही हो गया ना। तो नीचे वाला तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बताओ ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये कौन सा एलिमेंट होता है जिसका मास नंबर 1 है लेकिन जिसका चार्ज 0 है। हम ऐसे लिखते हैं ना चार्ज, तो ये जो एलिमेंट होता है ना इसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है चार्ज में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता लेकिन मास में कंट्रीब्यूट करता है, तब न्यूट्रॉन को हमेशा इस तरह लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को लिखना हो कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह लिखते हो कि उसका चार्ज -1 है लेकिन जो है वो मास नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि मास नंबर में कौन आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो आते हैं। तो जो है नहीं और अगर प्रोटॉन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, प्रोटॉन ऐसे लिखा जाता है। तो डेफिनेटली दोनों क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे बैलेंस के हिसाब से, प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकते, तो दोनों न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सिर्फ ए और डी ऑप्शन ही है जिसमें दोनों न्यूट्रॉन आ रहे हैं, मतलब कि बी और सी तो वैसे ही गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ठीक है। हमने ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लिया। कभी कोई क्या होता है पता है आपको, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, आपको क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, तो हमको डायरेक्टली देखने से पता चल गया कि दोनों जो है न्यूट्रॉन ही है, सिर्फ प्रोटॉन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो मतलब बी और सी ऑप्शन तो गए, बचा रहेगा ए और डी। अच्छा ए और डी को अब कैसे सॉल्व करेंगे, ए और डी बचा रहेगा। अब देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ, इसका देखो मास नंबर 140 है और इसका मास नंबर है 94, मतलब इसका मास नंबर ज़्यादा है, या बोलो ये हैवी न्यूक्लियस है। ये क्या है, हैवी, मतलब इसकी मास की वैल्यू ज़्यादा है, समझ रहे हो क्या बोला मैंने, इसका मास की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब डेफिनेटली इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम की ज़्यादा। अगर इसका मास ज़्यादा है मतलब इसकी वेलोसिटी जो है कम। हमने ये रिलेशन लिखा था ना, m1v1 = m2v2। ये क्या, या तो ऐसा बोल दो कि हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। p1 मान लो ये जो है px है, इसको 1 बोल दो 2 बोल दो, ठीक है। तो p1 + p2, और इनिशियल तो 0 ही है, ओवरऑल ये भी चलो है, लेकिन चलो हमने p1 + p2 लिखा मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से। तो क्या लिखूंगा ध्यान से कि m1v1 = या तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो p1 का वेक्टर इस इक्वल टू p2 वेक्टर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब डायरेक्शन वगैरह कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो मोमेंटम को हम इस तरह भी लिखते थे हम, √2m × ke, 2m × ke = √2m2 × ke2, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन को इस तरह भी लिखते थे। तो ये हमारा आंसर क्या था, देखो ध्यान से, m2 × ke2 m1 × ke1 = m2 × ke2, ये आता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जिसका मास ज़्यादा होगा ना उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी 1 / ke2, हमारा आंसर आ रहा है m2/m1, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है। जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम। अरे सिंपल सी बात है ना भाई, जिसका मास ज़्यादा होगा मतलब उसकी वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम मतलब काइनेटिक एनर्जी कम। वो जो कम मूव कर रहा होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन की एनर्जी, तो जो धीरे धीरे मूव कर रहा होगा उसकी एनर्जी कम होगी ना। तो मास ज़्यादा किसका है, मास ज़्यादा इसका, मतलब इसकी एनर्जी कम आएगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो स्ट्रोंशियम का ज़्यादा होगा। देखो ए और डी बचा है ना, तो ए और डी में चेक कर लो कि स्ट्रोंशियम का ज़्यादा किस में है। हाँ, तो ए ऑप्शन में है ना, इसका 129 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 86। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट है इसके अंदर। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस का। पहले हमने 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया, हमने एक्स और वाई को पहचान के 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया कि दोनों न्यूट्रॉन ही पॉसिबल है, दूसरा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बाकी 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया मैंने कि भाई जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब इसका मास कम है मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो ऐसा ए ऑप्शन में ही है ना, तो ए ऑप्शन जो है इस तरह से हम जो है फाइनलाइज कर दिया, ठीक है। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसका यही अप्रोच है सॉल्व करने का। नहीं तो आप इसके वैल्यूज़ में आप जो है मतलब माथोगे ना तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन इसका ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है इसको। होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। चलो रफ करके इसका आप जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। कंसिडर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन दिया है हमको, नियॉन दिया है, नियॉन जो कि 20 है और इक्वल टू बच रहा है 2 हीलियम। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि आपको डाउट नहीं रह जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे बचा रह गया कार्बन 12। गिवन द बाइंडिंग एनर्जी, सबका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है। इसका दिया है 8.03 और इसका दिया है 7.07, इसका दिया है 7.86। इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, सिंपली आपका आंसर क्या आएगा वो देख लो। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर इसका क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.03 इंटू 20, तो 23 × 60, 20 0 0, 6 बचा है 6, 28 × 160, 23 × 60, 0 लिखा 6 बचा रह गया, 20 0 0 6, 28 × 160। चलो इसका बाइंडिंग एनर्जी ये आ रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट में निकालो बाइंडिंग एनर्जी 7.07 इंटू 4, ठीक है। इसका मास नंबर 4 है और 2 एलिमेंट है ना, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना क्योंकि 2 है ना, ये तो 1 का है, ठीक है 2 है ना। तो और इसका क्या आ जाएगा प्लस 7.86 इंटू 12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ रहा है हमारा आंसर, देखो ध्यान से 4 2 × 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह आ रहा है 7.07 इंटू 8 प्लस 7.86 इंटू 12, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन भी निकाल लूँ, 4 कॉमन निकाल लूँ क्या, चलो डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 8 7 × 56, 5 बचा 8 0 0 5, 8 7 × 56, तो 56.6 आ रहा है ये। 12 6 × 72, 2 7 बच गया, 12 8 × 96, ठीक है। 12 6 × 72, 7 बचा रह गया, 12 8 × 96, 96 प्लस 7 103, 10 बचा रह गया 10, 12 7 × 84 है ना, 12 7 × 84 प्लस 10 94, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो इसके साथ, 6 + 2 हो जाएगा 8, 5 + 3 हो जाएगा 8, प्लस 6 + 4 हो जाएगा 10, 6 + 4 हो जाएगा 10, 9 + 5 14 15। ये 150.88 आ रहा है, 150.88 आ रहा है और ये 160.60 आ रहा है। बस इसकी एनर्जी देखो ध्यान से, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, एक बार माइनस करके देख लो ना, वैल्यू क्या आ रही है 160.60 माइनस 150.88, 5 और यहाँ पे 10 - 2 8 गया, 5 - 8 नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा, 8 9, 15 - 8 7, 9 - 0 9, हाँ ये 0 आ गया। 9.72 अपना आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर निकाले 9.72 आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन मैच कर रहा है। दूसरा कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो सी ऑप्शन जो है अपना मैच कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से ओके, ठीक है, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखो प्रोडक्ट में से अगर हम रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस करेंगे तो अपना आंसर ओवरऑल नेगेटिव आएगा। मतलब क्या है कि हमको एनर्जी इसके अंदर सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस ये करेंगे अपना आंसर नेगेटिव आएगा ना, 150 में से इसको माइनस करें तो हमने तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस किया है। एनर्जी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस करते हैं ना, तो अपना आंसर ओवरऑल नेगेटिव आएगा। मतलब क्या है कि हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। मास डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करो, एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एनर्जी में से क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, अपना जो है नेट एनर्जी आता है, कितना रिलीज हुआ है, कितना ऑब्जर्व हुआ है, उसके हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक मस्त वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि 2008 जे एडवांस में आया था, ठीक है। 2008 जे एडवांस में वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, हार्ड नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है बस। ठीक है, ये 2 है लाइन और ये वाली जो लाइन है ये 4 वाली लाइन है और ये जो लाइन है ये 8 वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ तक जो लाइन है ये 100 है, ये जो लाइन है ये 200 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट, मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। जे एडवांस 2008 में आया था। अच्छा कैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, ये ग्राफ किसका दिया है, ग्राफ दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे दिया है हमको मास नंबर, ठीक है। ये ग्राफ है इसका,
कैसे एक ग्राफ को देख के कैसे सोचेंगे हम। ऑप्शन में क्या दिया है कि फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई विथ मास नंबर 50 विद रिलीज। अच्छा, कोई बॉडी एनर्जी रिलीज कब करती है? जब वो स्टेबल बनता है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज तभी होगी, यहाँ पे लिख लो एनर्जी कब रिलीज होगा। इसके बेस में 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, व्हेन स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। पर डेफिनेटली आपको एग्जांपल दो, अगर हम एक बॉल हो कोई हाइट पे रखा हो तो उसके पास एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे ही ग्राउंड में आ जाता है, देखो समझो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बॉल है यहाँ पे रखा है, ठीक है, और एक बॉल यहाँ पे रखा है ग्राउंड पे, तो दोनों में से मतलब किसके पास ज़्यादा एनर्जी है? एनर्जी ज़्यादा इसके पास है ना, लेकिन ये अनस्टेबल है। अगर हमने जैसे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं हम लोग कि कोई चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ज़्यादा उसकी मिनिमम एनर्जी होती है। मतलब जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है ना, वो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। तो एनर्जी रिलीज़ तभी होगा जब ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे गिरा दूँ यहाँ से, तो अपनी एनर्जी रिलीज़ करके वो स्टेबल बन जाएगा। ये अनस्टेबल क्यों है? इसको धक्का मार दूँगा नीचे गिर जाएगा, लेकिन इसको धक्का मारूंगा थोड़ा आगे जाके फिर रुक जाएगा। ये समझ रहे हो ना? तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है ना, उसके पास उतनी मिनिमम एनर्जी होती है। जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा वो स्टेबल। ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम फुदक फुदक करेंगे। अपना एग्जांपल ले लें, आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो तब यहाँ कूदोगे, वहाँ कूदोगे, लेकिन कम एनर्जी हो तो एक जगह शांति से बैठ जाओगे, ठीक है, स्टेबल हो जाओगे, उस तरह समझ रहे हो। तो जितना ज़्यादा स्टेबल है उसके पास उतनी ही कम एनर्जी है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज कब होगा? जब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई बिटवीन 1 and 50, ठीक है, 1 से लेके 50 तक, ठीक है। इन दोनों को हम फ्यूज़ करें, 2 न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करें जो कि 1 से लेके 50 तक लाई कर रहे हैं। मतलब एक का 50 होगा बाइंडिंग एनर्जी, या बोलो एक की वैल्यू ए है, दूसरी हम दो को फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? हम फ्यूज़ कर रहे हैं। ऑफ लाइंग बिटवीन 1 to 50, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, 2 दिया है, समझ रहे हो। अगर 1 से लेके 50 तक एलिमेंट ले रहे हैं, वो तो इस रीजन में लाई करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, 1 से लेके 50 तक के बीच का है ना, एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। मान लो 25 है, चलो, जो कि 1 से बड़ा है, 50 से कम है, 25 है, ठीक है। हम ये क्या है? 25 उसका ए है, ए की वैल्यू क्या है उसकी? 25, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या दिया है उसका? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2। और 25 होगा तो इसमें लाई कर रहा है ना, ये इतने रीजन के अंदर, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है? 2 है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी उसकी? बाइंडिंग एनर्जी 25 × 2 50, 25 × 2 50 उसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और 50 भी, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई? 50 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? अगर 100 × 8 करो तो 800 है। और इस बाइंडिंग एनर्जी 50 है ना, जो कि इतने के रीजन में लाई करेगा वो, अभी भी समझ रहा है ना। अभी भी जो उसकी वैल्यू है वो स्टेबल नहीं बन रहा है, अभी भी उसकी बाइंडिंग एनर्जी देखो 50 आ गया ना, 50 वाले एलिमेंट यहीं पे होगा, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी देखो 25 का हमने डबल किया, ठीक है, 50 आ गया। ऐसा एक और ले लो, ये तो एक का है ना, और प्लस 50 कर दो, हो गया 100। कहने मतलब इतना ही है कि वो जब स्टेबल प्रोडक्ट बने ना, स्टेबल प्रोडक्ट, कि उसकी जो क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या बोलो उसकी ए की वैल्यू जो है 100 से प्लस हो जाए, ए की वैल्यू जो 100 से प्लस हो जाए, तो ओवरऑल जो उसकी एनर्जी आएगी तब वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जब यहाँ पे उसकी बाइंडिंग एनर्जी रीच कर जाएगी। पर इसकी ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है ना, 100 आ रही है, समझ रहे हो। तो अगर मैं 50 पकड़ के चल लो, 50 पकड़ के चल लो, एक का 50 है, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी आएगा, एक का आएगा 100, दूसरे का आएगा 100, तो टोटल बन रहा है अपना 200 बाइंडिंग एनर्जी, समझ रहे हो। 2 एलिमेंट है ना, फ्यूजन ऑफ 2 एलिमेंट बोला है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई मास नंबर, समझ तो पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जैसे एक एलिमेंट है जिसका मैं ए की वैल्यू 50 ले लूँ, मान लो ए की वैल्यू 50, तो यहाँ पे 52 सा कितना हो जाएगा? 100। तो ये तो एक एलिमेंट का है। ऐसा दूसरे एलिमेंट का कितना हो जाएगा? 100। तो दोनों एलिमेंट का मिला के कितना हो जाएगा? 200, ठीक है, कितना हो जाएगा? 200। ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई 200, लेकिन यहाँ तो ये 100 है ना, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 × 200, तो अभी भी ये इसी रीजन के अंदर लाई कर रहा है, 100 × 200, देखो 100 × 200, मतलब अभी भी ये इस रीजन के अंदर नहीं आया है। देखो स्टेबल कब बनेगा? जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हमको ये बात पता है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा ना, जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना ज़्यादा स्टेबल। तो ये जो 200 है, देखो हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली है 50 वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चलो 50 पकड़ लो, तो 50 वाला क्या आ जाएगा? 100 और 100 × 200, अभी भी इतने रीजन के अंदर ही है।
तो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ये तो वापस उतना ही एनर्जी का बना रहा है। तो ये जो अपना ए ऑप्शन जो है गलत है, ये ऑप्शन जो है गलत है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन 51 से 100, 51 से 100, ठीक है, 51 से लेके 100। अब बी ऑप्शन उसको चेक करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको गलत है, ठीक है। 51 से 100 वाला चेक करते हैं, तो अब समझ पड़ेगा आपको, ठीक है। एक एक समझो फिर समझ पड़ेगा। हम चलो एकदम एक्सट्रीम वाली वैल्यू पकड़ लेते हैं, ठीक है। 100 पकड़ लो, चलो 100 क्या बोला है, फ्यूजन ऑफ 2 निकलेगा, ठीक है। मतलब 2 एलिमेंट फ्यूज होंगे, मतलब 100 हैं, तो 100 वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 200। तो 100 इंटू 2, 200 आ रहा है, ठीक है। और ठीक है, इसका 100 इंटू 2 हो गया 200। और एक और एलिमेंट है ना जिसका ऐसा होगा, तो प्लस 200 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 400, ठीक है। क्या हो रहा है, 400, समझ रहे हो। लेकिन ये जो रीजन है ना, ये 200 वाला रीजन है। उसके बाद क्या है कि बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा बोलो, या तो इस रीजन के अंदर लाई कर गया, देखो 400 वाली रीजन के अंदर, समझ रहे हो, एक्सट्रीम वैल्यू पकड़ के चले। तो मतलब ओवरऑल तो ये जो 51 से 100 वाले हैं ना, ये इस रीजन से बाहर निकल गए हैं। ये जो ये बाइंडिंग एनर्जी वाला है ना, इस रीजन से बाहर निकल गए हैं, उससे तो ज़्यादा ही आ रहा है इसका एनर्जी, देखो 200 से ज़्यादा ही आ रहा है। लेकिन ये एलिमेंट 51 से 100 ये तो इसी रीजन के अंदर वाले हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब ओवरऑल फ्यूज करके 200 प्लस 200 फ्यूज करके, इसकी मिनिमम वैल्यू पकड़ लो ना 51, 51 टू द 102, देखो 51 टू द 102, ऐसे 2 एलिमेंट होंगे तो आ जाएगा 204 हो जाएगा, तो भी इससे ज़्यादा है ये, तो भी 100 टू द 200 से ज़्यादा है। मतलब भले एलिमेंट इस रीजन वाले हैं 51 से 100, मतलब ये एलिमेंट वाले रीजन, ए की वैल्यू 50 से लेकर 100 तक, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल है। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 200 से ज़्यादा है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 200 से ज़्यादा है। ये 100 टू द 200 लेकिन उससे ज़्यादा है ये। मतलब क्या है कि स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है मतलब कि एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन क्लियर होगा, ठीक है। एक एक चेक करता है तब क्लियर होगा। 100 से लेके 200, ठीक है, 100 से लेके 200 वाले, ठीक है, 100 से 200। अब 100 से 200 वाले क्या हैं, इस रीजन के अंदर है, इस रीजन के अंदर, ठीक है। ध्यान देखो, जो 100 से 200 वाले ना वो तो ऑलरेडी स्टेबल हैं, वो तो पहले से उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे खुद देख लो, चलो मान लो एक वैल्यू पकड़ लेते हैं हम लोग, 100 से 200 वाले में कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, चलो 200 ही पकड़ लो, 200। तो 200 वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, देखो ये रीजन वाला है ना, तो 200 इंटू 8 जो कि आ रहा है 1600, जो कि आ रहा है 1600, ठीक है। ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसका हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मतलब 2 पार्टिकल में ब्रेक हो रहे हैं ये, ठीक है। देखो ये तो क्या है, ये तो एक एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 1600। मान लो जो, चलो एक वैल्यू पकड़ लेते हैं हम 100 से 200 वाले में। देखो ए और बी ऑप्शन में क्या हो रहा था, फ्यूजन हो रहा था, मतलब 2 एलिमेंट मिल रहे थे। अब सी ऑप्शन में फ्यूजन हो रहा है, मतलब एलिमेंट ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू पकड़ लेते हैं, मान लो 50 पकड़ लो, चलो 150 पकड़ लो, 150। तो उसको अब दो पार्ट में ब्रेक करो, हो जाएगा 75, हो जाएगा 75, ठीक है। क्या हो जाएगा 75 इंटू 75, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और इसके अकेले की अगर मान लो जो एलिमेंट है 150 वाला एलिमेंट यहाँ कहीं होगा, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है 150 इंटू 8, जो एलिमेंट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है 150 इंटू 8, जो कि आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1200। और ये 75 वाले ब्रेक हुए हैं, ये दोनों का अलग अलग ऐड करो तो 75 वाला कहाँ पे होगा, इस रीजन के अंदर होगा 75, एक वैल्यू 75 यहाँ पे होगा ना, तो 75 इंटू 2 प्लस बाकी दूसरा भी 75 है, तो 75 इंटू 2, ये आ रहा है 150, ये आ रहा है 150। देखो ध्यान से देखो, पहले ज़्यादा स्टेबल था वो, जब ब्रेक नहीं हुआ था, ब्रेक करने के बाद टोटल इसकी आ रही 300, तो वो कम स्टेबल हो गया ना। समझ रहे हो कि नहीं कहानी। पहले जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ रही थी वो 1200 आ रही थी, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पे है, 150 इंटू 8 आ रहा है 1200। लेकिन बाद में जब ब्रेक हुआ तब 300 हो गया। हमको तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ये तो और कम हो गया। तो सी ऑप्शन तो गलत है कि वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन चेक कर दे, ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। तो ए सही है,
ए गलत है, बी सही है, सी गलत है। अब डी चेक कर लेते हैं, डी की क्या कहानी है। फ्यूजन ऑफ एलिमेंट लाइंग बिटवीन 200 टू 260, मतलब 200 के बाद वाले, मतलब यहाँ की बात हो रही है, ये ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है। तो 200 टू 260 मतलब 200 से लेके 260 तक बात हो रही है। हम एक वैल्यू पकड़ लेते, तो 250 पकड़ लो। 250 कहाँ पे होगा, लाइक इसके बीच का एक वैल्यू पकड़ लिया ना हमने 250, ठीक है। तो 250 वाला कहीं यहाँ पे होगा, है ना, 200 के बाद। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी, इसकी जो अकेले की बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, ध्यान से देखो, 250 इंटू 4, 250 इंटू 4 कितना आ रहा है, 1000, ठीक है। लेकिन इसको हम 2 एलिमेंट में ब्रेक करते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट में हो जाएगा 125 और 125। अब दोनों का अलग अलग चेक कर लेते हैं। तो अगर तो उससे ज़्यादा है, अगर 1000 से ज़्यादा है तब एनर्जी रिलीज होगी, 1000 से कम आया तब तो नहीं होगा, ठीक है। तो 125 वाला कहाँ लाई करेगा, 125 वाला इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो 125 वाला ये 8 वाला है, ठीक है, क्योंकि इस रीजन के अंदर है ना वो। तो 125 इंटू 8 प्लस 125 इंटू 8, तो ये 1000 आ रहा है, ये भी 1000 आ रहा है। ओवरऑल इसका आंसर आ गया 2000। देखो जानते वैल्यू ज़्यादा आ गई, मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि बाद में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, मतलब कि एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है, समझ रहे हो, वो स्टेबल बन गया, स्टेबल प्रोडक्ट बना है अपना। तो अपना जो है डी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। पहले 2 ऑप्शन में फ्यूजन हो रहा था, दूसरे 2 ऑप्शन में फ्यूजन हो रहा है, उसके हिसाब से आपको इस तरह से चेक करना होता है, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखो एक और करते हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको और समझ पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। हाँ चलो, ये ग्राफ दिया है जो कि 1999 में आया था IIT JEE में। क्या दिया है ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द फिगर, मतलब इस तरह से ग्राफ दिया है। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट ग्राफ है कुछ, ठीक है। यहाँ पे 30 है और ये 5 है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है, सेम। और यहाँ पे मास नंबर है ये। देखो ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ग्राफ अच्छे से नहीं सीखा है तो आपको नहीं समझ पड़ेगा। ये जो है ए, इसकी वैल्यू 120 है, ठीक है, W है, ये Z है, उसके ऊपर आ रहा है X जिसकी वैल्यू 8.0 है और ये 7.5 है, ठीक है, X, ये X है, ठीक है। यहाँ बन रहा है Y जिसकी वैल्यू है 8.5, ठीक है, ये क्या है Y। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, कौन सा प्रोसेस इसके अंदर एनर्जी रिलीज करेगा। सेम एनर्जी कौन रिलीज करेगा, वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाए तो। पहला ऑप्शन क्या दिया, y इक्वल टू 2z, तो y जो है ब्रेक हो जाए 2z में, मतलब y जो है ब्रेक हो रहा है 2z में, ठीक है। तो y तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो और कम अनस्टेबल क्यों बनेगा, समझो, z तो ज़्यादा अनस्टेबल है ना। देखो y ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, और z क्या है, उससे कम स्टेबल है, तो y z में क्यों ब्रेक होगा। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है कि y z में कन्वर्ट क्यों होगा, क्योंकि वो z तो कम, z की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है, 150 आ रही है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आएगा, चेक करो, ये वैल्यू कितनी है, 60 है, 90 है, 60 इंटू 8.5 करो, बहुत ज़्यादा आ जाएगी, समझ रहे हो। तो y तो 2z में ब्रेक होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन, कि W जो है x और z में ब्रेक हो जाए, W जो है x और z में ब्रेक हो जाए। W कहाँ है, यहाँ पे, तो ब्रेक हो रहा है x में और z में। हाँ, W से ज़्यादा स्टेबल x तो है, चलो वो बात तो सही है, लेकिन z उससे कम स्टेबल है। W जो है 2 प्रोसेस में ब्रेक हो रहा है, एक तो x में ब्रेक हो रहा है, एक तो z में ब्रेक हो रहा है। तो ये पॉसिबल तो हो सकता है, बताऊँ क्यों, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। देखो x ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि x जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, समझ रहे हो, लेकिन W जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब समझ रहे हो, कम है, 7.5 है, लेकिन x की ज़्यादा है, 8 है, तो x ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू W, तो बन तो सकता है, लेकिन z कम अनस्टेबल है। चेक कर लेते हैं ना, अब वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रिएक्टेंट वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को A से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 120 इंटू 7.5, 120 इंटू 7.5, और इन दोनों का टोटल कितना आएगा? एक्स वाले का कितना? एक्स वाले का 8 इंटू 90, 90 इंटू 8 एक्स वाले का है, और जेड वाले का कितना है? जेड वाले का 30 इंटू 5, 30 इंटू 5, ये 150 आ जाएगा, और ये 720 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये 15/2 हो जाएगा, 15/2, ये 60 हो जाएगा, 900 आ रहा है, और ये 87 आ रहा है, 870। तो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम आ रही है, प्रोडक्ट जो है कम अनस्टेबल, प्रोडक्ट जो है कम स्टेबल बन रहा है। ठीक है, इसकी एनर्जी कम आ रही है, मतलब ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम आ रही है ना। हमने देखा तो देखो, एक तरह से हमको लगा ये बन सकता है, क्यों पता है? क्योंकि एक्स ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन जेड उससे कम स्टेबल है, लेकिन ओवरऑल उसकी जो वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं तो भी ये 900 से कम बन रहा है। हमने देखा है कि बाद में जो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए तब वो स्टेबल बनेगा ना, इसकी कम आ रही है, तो ये जो है ये प्रोडक्ट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी कम हो गई ना। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट। ये ए और बी ऑप्शन दोनों गलत हैं। अब सी और डी चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सी और डी। तो W = 2y, W बन रहा है 2y में। हाँ, ये पॉसिबल लग रहा है। देखो W है, वो ब्रेक होकर 2y बन जाए। इसका क्या एटॉमिक नंबर 120 है, तो 2 60 में ब्रेक हो सकता है ना, 120 60 इंटू 60। चलो पॉसिबल तो है कि W ब्रेक हो जाए 2y में, पॉसिबल तो दिख रहा है, क्योंकि y जो ज़्यादा स्टेबल है तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। चलो वैल्यू बार चेक कर लेते हैं। वैल्यू कितना आ रहा है इसका? 120 इंटू 7.5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू कितनी आ रही है? 60 इंटू 88.5, 60 इंटू 8.5 चेक कर लो। ये तो हमने निकाला था 900 आ रहा है, और ये 120 इंटू 8.5, 120 इंटू 8.5, तो डेफिनेटली 900 से ज़्यादा ही है। क्या कैलकुलेट करने में टाइम क्यों वेस्ट करना है? तो 900 से ज़्यादा ही है, मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, मतलब ये स्टेबल है, मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से भी चेक कर सकते हो आप। होप्स आपको समझ पड़ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो तो मतलब वो जो प्रोडक्ट बना है वो स्टेबल प्रोडक्ट बना है ना। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, वो देखो एक्चुअली में एनर्जी कम होनी चाहिए। देखो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं बात? उससे मत कंफ्यूज हो कि मतलब कि एनर्जी कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट की देखो ओवरऑल क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, हम बाइंडिंग एनर्जी चेक कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। समझ रहे हो ना, बाइंडिंग एनर्जी की बात है इस तरह से। ओके, चलो आप बोलोगे सर आपने बोला मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, वो दूसरी एनर्जी है, उससे आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हो रही है। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है ना, वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है। समझ रहे हो? डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो गलत है लेकिन तो भी चेक कर लो। क्या है कि एक्स जो है वाई और जेड में ब्रेक हो, एक्स वाई और जेड में। हाँ, वाई तो स्टेबल है पर जेड अनस्टेबल है। एक बार चेक भी कर लो, एक्स बन रहा है वाई और जेड में। एक्स की क्या आएगा? एक्स का आएगा 90 इंटू 8, वाई का कितना आ रहा है 60 इंटू 8.5, प्लस जेड का कितना आ रहा है 30 इंटू 5। तो ये वैल्यू आ रही है 720। ये कितना आएगा? ये 17/2 हो जाएगा। इसको 17/2 कर दो, 230 सा 510 आ रहा है, प्लस 150, 51 प्लस 5 कितना आ रहा है 660। देखो फिर से प्रोडक्ट की एनर्जी कम आ रही है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन भी जो है गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। ऐसे एक क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ऐसे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। ठीक है, इसको रफ करके आप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखो बेसिक क्वेश्चन वो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का, मास डिफेक्ट वाला, वो क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे कैसे किए जाते हैं वो हमारा मेन टारगेट है आज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन इजी है तो फटाफट हो जाएगा। हाँ, MO विद द मास ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप, MP एंड MN विद द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन आइसोटोप का मास दिया और बाइंडिंग एनर्जी पूछा है। अब इसी क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम डेल्टा एम कैसे निकालते हैं? डेल्टा एम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट।
मतलब कि मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस कितने प्रोटॉन्स है इसके अंदर। देखो इस तरह से रिएक्शन है ना, ऑक्सीजन 817, या ऐसा बोलो कि भाई यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन बन के हमको ऑक्सीजन आइसोटोप बना रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे एक एलिमेंट रखा गया है, देखो ध्यान से 17, मतलब कि ये ऑक्सीजन जो कि दिया है 8 और 17 दिया है, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, सॉरी प्रोटॉन इसके अंदर 8 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 17 माइनस 8 9। तो कैसे लिखेंगे हम, मास ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऐसे लिख दो 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह लिख सकते हो। और एनर्जी निकालना हो तो इंटू सी स्क्वायर कर दो, ये जो वैल्यू है इसको अगर एनर्जी निकालना हो तो इंटू कर दो सी स्क्वायर। अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, सी ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे उसको उल्टा क्यों लिखा है पता है आपको अंदर, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो है नेगेटिव आती है, इसलिए बाहर नेगेटिव साइन के लगाने के लिए उन लोगों ने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल ये जो आंसर है ना उसको उल्टा लिख दिया उन लोगों ने, मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस 8 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन माइनस 9 टाइम्स, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी किसी भी एलिमेंट की नेगेटिव होती है, आपको पता हो। तो हमको एनर्जी देना होता है वो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है, तो ये ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था जो कि 1998 में है, 2 मार्क्स के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या बोला है कि मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, अब हमको एक नियॉन दिया है, नियॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे एडवांस के लायक है। 10 20 ये जो है इसका मास दिया है हमको M1, और M2 का मास कितना दिया है कैल्शियम का 20 40, इसका मास दिया है हमको M2। अब क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, पहला ऑप्शन क्या दिया है, देखो एक बात तो सही है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स है 10 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर 20 माइनस 10 हो जाएगा 10, तो ये न्यूट्रॉन्स है। तो हमको पता है, हमने जब मास डिवाइड पढ़ा था हमने बोला था अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करें और इसका ओवरऑल जो मास लिखे वो दोनों में फ़र्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो M1 की जो वैल्यू है जो कि इसका मास है, तो M1 को जो मास है वो डेफिनेटली कम होगा ना 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स से। ये अलग अलग वाले इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, आपको याद है हमने वो तराजू बनाया था, तो अलग अलग कैलकुलेट करो उसकी वैल्यू जो है M1 से डेफिनेटली ज़्यादा होगी। M1 किसका है, ये न्यूक्लियस का मास है, और ये क्या है अलग अलग हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 प्रोटॉन को ऐड कर लिया 10 न्यूट्रॉन को, तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है इससे ज़्यादा होगी। तो अपना डी ऑप्शन तो करेक्ट है, चलो इसके अंदर ये तो करेक्ट है, लेकिन मल्टीपल करेक्ट है इसके अंदर। हाँ इसके अंदर डी और भी एक ऑप्शन करेक्ट है, वो कैसे हम देखेंगे। अब देखो M2 इज इक्वल टू 2M1 दिया है, M2 इज ग्रेटर देन 2M1। ये M1 और M2 में रिलेशन कैसे निकालें हम, बताओ कैसे निकालोगे आप। हमको ये भी पता है कि जो M2 होगा वो डेफिनेटली कम होगा 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, उससे तो कम ही होगा, चलो वो तो हमको पता है। लेकिन M1 और M2 में रिलेशन कैसे निकालें हम, कि M1 M2 बराबर होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी, तो 2M1 इक्वल टू M2 नहीं, M1 M2 बराबर नहीं होंगे। अब हमको देखना पड़ेगा इसके अंदर कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी वाला, जहाँ से हमने जब ग्राफ बनाया था ना वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, पता है इस तरह से ग्राफ आ रहा था, स्टार्टिंग में इस तरह से आ रहा था और बाद में जाके डिक्रीज कर रहा था। मतलब स्टार्टिंग के जो एलिमेंट थे ना, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट थे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओवरऑल इंक्रीज ही कर रही थी, ओवरऑल इंक्रीज कर रही थी। मतलब डेफिनेटली कैल्शियम जो कि 20 वाला है, देखो मान लो ये जो मान लो नियॉन जो है यहाँ कहीं है और कैल्शियम जो है इसके ऊपर है, ये नियॉन वाला है, ये कैल्शियम वाला है, तो कैल्शियम की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी ना ग्राफ के हिसाब से देखा जाए। तो हमको इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, ठीक है। हमको कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना पड़ेगा, M1 M2 निकालने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियॉन। कि पता है जैसे से ऊपर बढ़ रहे थे ना बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, बाद में जाके 50 के बाद मतलब 80 के बाद वो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा था। तो ओवरऑल इससे हम ये लिख सकते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे 20 टाइम्स, देखो ऊपर डेल्टा M
ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, ठीक है, नियॉन, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m2 डिवाइड बाई इसका कैल्शियम का कितना है 40, ये ना ऊपर देखो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर करेंगे ना, ऊपर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गया, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गया, ठीक है। इस ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी और नियॉन कितना आएगा, ध्यान से देखो, इस तरह लिखूंगा ना कि 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस m1 डिवाइड बाई इसका मास कितना है, इसका मास है 20। ये समझ पड़ा कि नहीं? इंटू सी स्क्वायर भी कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। समझ पड़ा कैसे लिखा मैंने? ऊपर लिखा डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी, और नीचे डिवाइड बाई ए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ नियॉन, क्योंकि वो जो ग्राफ है इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे लिखोगे, देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 22 40 आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ रहा है 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m2, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस 2 m1 आ रहा है, ठीक है। इससे क्या आ रहा है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आ रहा है माइनस m2 इज ग्रेटर देन माइनस 2 m1, तो यहाँ से आ रहा है m2 इज लेस देन 2 m1, ठीक है। माइनस हटा के वो साइन चेंज हो जाती है। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर? सी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि सी और डी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरह से उसको प्रोसीड करना था। m1 m2 में रिलेशन कैसे निकालें? सबको लगेगा दोनों बराबर हैं, भाई इधर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आ जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू 2 m1, ऐसा नहीं है। m1 m2 जो है 2 m1 के बराबर नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कैल्शियम का ज़्यादा है, ओवरऑल जो उसका मास आ रहा है ना वो कम आ रहा है। समझ रहे हो ये कहानी? इसको इस तरह से सॉल्व करना था। होप्स आपको समझ पड़ा होगा। बस इसको रफ करके, अब तो सारे क्वेश्चन इजी रह गए हैं, इसको हम 5-10 मिनट में फटाफट खत्म कर देते हैं सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नियॉन है, आफ्टर ऑब्जर्विंग एनर्जी डिकेज इनटू 2 अल्फा पार्टिकल एंड एन अननोन न्यूक्लियस, द अननोन न्यूक्लियस इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक मास क्या होता है 10, एटॉमिक नंबर सॉरी 10 होता है, वो तो फिक्स है ना, ऊपर भले चेंज करे, पर अगर नियॉन लिखा है, मैंने आपको बताया था, आइसोटोप बताया था, कभी भी जो नीचे प्रोटॉन, किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए प्रोटॉन काम आते हैं। अगर 10 है ना तो नियॉन ही होगा, भले ऊपर कुछ भी नंबर लिखा हो, ठीक है। अगर 8 हो तो ऑक्सीजन ही होगा, भले ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो, ठीक है। तो ये नियॉन है, ये ब्रेक हुआ अल्फा पार्टिकल के अंदर, एक तो अल्फा पार्टिकल निकला प्लस एक तो एक्स निकला है, तो बैलेंस करो रिएक्शन, कितना अल्फा पार्टिकल? 2 अल्फा पार्टिकल, सॉरी 2 अल्फा पार्टिकल हैं, तो यहाँ पर 2 अल्फा पार्टिकल में निकला इस तरह से, तो नीचे हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 8, 10 - 4 हो जाएगा 6। समझ रहे हो ना भाई? समझ लो, इस तरह लिख दो, आपको समझ पड़ जाएगा। इस तरह लिख दूंगा तब समझ पड़ेगा आपको। तो नीचे 4 चला गया, 10 में से 6, यहाँ पर 6 बचेगा, ऊपर 8 चला गया, यहाँ बचेगा 14। तो ये कौन सा एलिमेंट है बताओ? ये कौन सा एलिमेंट है? कार्बन की नाइट्रोजन? कौन सा एलिमेंट है? कार्बन में एटॉमिक मास 14 होता है, नाइट्रोजन में कार्बन में नाइट्रोजन में एटॉमिक मास 14 होता है और कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है। तो कौन सा एलिमेंट है ये? मैंने आपको बताया कोई भी एलिमेंट को पहचानने के लिए एटॉमिक नंबर काम आता है। 6 है ना, मतलब कि ये कार्बन ही होगा, भले ऊपर कुछ भी हो, मतलब ये है 6 14 कार्बन का आइसोटोप। समझ रहे हो ना? अगर नीचे एलिमेंट फिक्स, देखो ये क्वेश्चन वही टेस्ट कर रहा है आपको कि आपको वो आइसोबार आइसोटोप का नॉलेज है कि नहीं। अगर नीचे एटॉमिक नंबर फिक्स है 6, मतलब क्या है कि एलिमेंट वो कार्बन ही होगा, भले ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो। क्लियर है बात? चलो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है बी कार्बन। नाइट्रोजन मत लिख देना, एटॉमिक मास को देख के नाइट्रोजन मत लिख देना, ओके? कंफ्यूज रहोगे नहीं तो। उसके बाद क्या दिया है? ड्यूरिंग अ नेगेटिव बीटा डीके। नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है? नेगेटिव बीटा मतलब बीटा माइनस डीके की बात कर रहे हैं, बीटा माइनस डीके। उसमें क्या होता है? उसमें एक्चुअली बीटा माइनस ना, मतलब जो है यहाँ पे लिखो ध्यान से, अ न्यूट्रॉन डिकेस
यहाँ पे एक्चुअली में अगर देखा जाए इंटरनल रिएक्शन ये होता था, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होके एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होता है। तो डेफिनेटली इसका जो देखो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इजेक्टेड, गलत ऑप्शन। न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन जब ये रिएक्शन होता है ना तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था, अगर पिछला लेक्चर देखा होगा आपने तो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, ये मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता पहले से ही। ये न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ ना, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन यूरेनियम वाला है, द फिजन रिएक्शन को बैलेंस करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक यूरेनियम है यहाँ पे जो कि 92 235 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे नियॉन है 01, ये रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ पे बेरियम है 56 141 प्लस क्रिप्टॉन है 36 और 92, बैलेंस कर दो। ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर यहाँ पे आ रहा है 236, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 + 2 3 14 + 9 233, यहाँ पे 233 आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिया, +3x दिया है ना, +3x मतलब कि x अगर लिख दो अलग अलग तो यहाँ पे 3 बच रहा है ना, तो सबको एक एक मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे 56 + 36 92 हो गया ना, तो नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से एलिमेंट्स है ये जो है न्यूट्रॉन है ना, डेफिनेटली न्यूट्रॉन है। 01 ये कौन सा एलिमेंट है, न्यूट्रॉन ही तो है। इसको बैलेंस करके आप पहचान सकते हो कौन सा एलिमेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। आई होप सो ये तो समझ पड़ ही गया होगा आपको, बैलेंस करके सिर्फ एलिमेंट पहचानना है कौन सा है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गामा डीके। अच्छा गामा डीके में क्या होता है, अगर आपको याद हो गामा डीके के अंदर कि जो हमने इस तरह से लिखा था कि कोई एलिमेंट हो, मान लो Z और A हो, तो स्टार फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है एलिमेंट और प्लस गामा निकलता है, ना ही उसका एटॉमिक नंबर गामा निकलता है 0 0। ये सिर्फ एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में लाने के लिए, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होता था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गामा डीके। तो देखो सी में क्या हो रहा है पता है, एटॉमिक नंबर ना ही चेंज कर रहा है ना ही मास नंबर चेंज कर रहा है, मतलब सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ना ही एटॉमिक नंबर चेंज करे ना ही मास नंबर चेंज करे, ऐसा एक ही रिएक्शन है जो कि अपना सी ऑप्शन में दिया है। बाकी सब में तो एटॉमिक नंबर चेंज कर जा रहा है या कोई मास नंबर चेंज कर रहा है किसी के अंदर, तो गलत ऑप्शन है, ठीक है। अपना जो है सी ऑप्शन इसके अंदर मैच कर जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि जे एडवांस 2018 में आया था, उसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या दिया है पता है क्वेश्चन के अंदर कि थोरियम जो है ब्रेक हो रहा है लीड में। थोरियम का रिएक्शन दिया है इस तरह से, और 90 232 वो ब्रेक हो रहा है लीड में, लीड 82 और 212 और प्लस कुछ अल्फ़ा में और कुछ बीटा में, बीटा माइनस बोला है ना, अल्फ़ा और बीटा माइनस पार्टिकल, मतलब नेगेटिव वाला बीटा, मतलब समझ लो इसको इलेक्ट्रॉन लिख दो, अल्फ़ा और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन -10, अल्फ़ा क्या होता है 24। तो कितने अल्फ़ा और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हमको निकालना है। ध्यान से बैलेंस करते हैं रिएक्शन। ऊपर कितना है, यहाँ पे 232 है और यहाँ पे 212, मतलब इस दोनों को माइनस करो 20 बच रहा है, 20। देखो जो बीटा माइनस पार्टिकल है ना, वो मास नंबर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ठीक है। तो 20 है ना, तो इसमें से कितने अल्फ़ा पार्टिकल बन सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल को 4 चाहिए, तो टोटल 5 अल्फ़ा पार्टिकल बन सकते हैं इसके अंदर। कितने अल्फ़ा पार्टिकल, 5 अल्फ़ा पार्टिकल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 5 अल्फ़ा पार्टिकल बनाओगे ना, देखो ध्यान से, ये 2 और 4 है, ऐसे आप 5 बार लिखोगे ना, ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, सब तब समझ पड़ेगा आपको। 2 4 प्लस अल्फ़ा पार्टिकल 2 4, तो ऊपर तो 20 बैलेंस हो जाएगा, ऊपर जो है 4 5 से 20 ऊपर तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन नीचे देखो 92 और 82 बचा 8, लेकिन यहाँ पे टोटल जो है नीचे 10 हो रहा है, नीचे टोटल कितना हो रहा है 10। उसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा इसके अंदर, कि 5 अल्फ़ा पार्टिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तब देखो बैलेंस हो जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो इसके अंदर, समझ रहे हो। तो देखो ध्यान से, 2 4 10 -2 8 हो जाएगा।
तो नीचे वाला भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 8 वाला मतलब क्या है कि इसके अंदर से 5 अल्फा पार्टिकल निकलेगा और 2 बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 5 अल्फा पार्टिकल निकलेगा और 2 बीटा पार्टिकल। सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करके हम समझ सकते हैं। देखो क्योंकि ऊपर जो एलिमेंट है ना, मतलब कि वो क्या, तो अल्फा पार्टिकल के अंदर मास नंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर मास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मास नंबर से सिर्फ हम अल्फा पार्टिकल का ही देख सकते हैं। तो 20 है तो 5 अल्फा पार्टिकल निकलेगा, लेकिन जब 5 निकला तो नीचे का बैलेंस नहीं हो रहा, इसलिए हमने 2 बीटा पार्टिकल निकाला उसके अंदर, तब रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन मिलके बन रहे हैं हीलियम, तो डेफिनेटली फ्यूजन रिएक्शन होगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन अगर मिलके कुछ रिएक्शन बना रहे मतलब कि फ्यूज़ हो रहे हैं, तो वो जो रिएक्शन होता है ना उसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा लास्ट क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन था। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। तो हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में जितने भी कॉन्सेप्ट देखे, मैंने ट्राई किया कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन कराऊं और आपको समझ पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसके बेस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तो क्या है, सिर्फ PYQ क्वेश्चन है, इसके बेस पर नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसको भी आपको सॉल्व करना है, ओके। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।